हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विथ गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर नंबर 3 का लेकर चल रहे थे, और जिसमें हम लोग कल परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे थे। और उस परमाणु त्रिज्या में हमने समझा था कि परमाणु त्रिज्या कहते किसे है ना। परमाणु त्रिज्या का अभिप्राय यह होता है कि जो नाभिक होता है, नाभिक से बाहरी कक्षा नाभिक से बाहरी कक्षा को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चे, त्रिज्या कहते हैं ना। अब ये त्रिज्या हमने कल बताया था 3 प्रकार की होती है। एक आयनिक त्रिज्या होती है, एक वैन डर वाल त्रिज्या होती है, और एक सहसंयोजी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कुल कितनी होती है बेटा? 3 प्रकार की होती है। तो हमने कल समझा दिया था सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, और इसके साथ साथ हमने वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है ये मैंने समझा दिया था, राइट। तो इनकी परिभाषाओं को, इनके कंसेप्ट को आ जाइए कि जो परमाणु त्रिज्या से बनने वाले प्रश्न और उसको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा ना। तो हम लोग का आज का हेडिंग क्या रहेगा बच्चे? परमाणु त्रिज्या से बनने वाले प्रश्न ना बच्चे। परमाणु त्रिज्या से बनने वाले प्रश्न। अब इससे बच्चे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और इन प्रश्नों को बनेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग ये देखेंगे ना बच्चे। हमने अभी क्या समझा? परमाणु त्रिज्या समझा ना, कि परमाणु त्रिज्या होता क्या है। अब परमाणु त्रिज्या से क्या प्रश्न बन सकते हैं बेटा, हमने उसको समझा। चलिए, इसको समझने से पहले बेटा थोड़ी सी बातें और समझ लें। अगर ये समझ लेंगे तो आपको पढ़ना और आसान हो जाएगा। थोड़ी सी कुछ कंसेप्ट समझते हैं बेटा। क्या कंसेप्ट देखते हैं? जैसे प्यारे, ये हमारा क्या बच्चे, नाभिक है। क्या बेटा? नाभिक है। ये सभी इसकी बाहरी ऑर्बिट्स हैं, राइट। ये सभी इसके बच्चे क्या है, आप कह सकते हो सर कि ये सभी के सभी ये क्या है बच्चे? ऑर्बिट हैं। और ये ऑर्बिट है तो ये ध्यान देना बेटा, ये किस में है? प्लस में है, राइट। जानते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। आपको पता हो तो आप जानते हैं कि सर यह n1 है, यह सर n2 है, यह n3 है, और यह क्या बच्चे? n4 है। बोलो, बात यही है क्या? यह n4 है बेटा। तो जब ऑर्बिट है तो इन सभी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चे, अगर यह आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या किया है बेटा? खींचे हुआ है ना। तो जो ध्यान देना, तो ये जब खींचे हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं बच्चे? नाभिकीय आवेश। तो एक कंसेप्ट आता है बेटा कि नाभिकीय आवेश क्या होता है बच्चे। तो नाभिकीय आवेश को अगर हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। इसी नाभिकीय आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जेफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? जेफेक्टिव। इसी को हम लोग बोलते हैं जेफेक्टिव, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? जेफ। तब आपसे पूछे जेफ क्या होता है, तो कह सकते हो नाभिक का वह बल जिसके कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित किया जाता है। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जैसे ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन बाहर ना भाग पाए तो इसे पकड़ के क्या किया है? खींची हुई है अंदर की तरफ। तो जो इसे इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचकर नियंत्रित किया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चे? जेफेक्टिव। क्या बोलते हैं प्यारे? जेफेक्टिव। तो क्या जेफेक्टिव समझे किसे कहते हैं? आप समझ गए कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को, बाह्यतम कोश पर नाभिक जितना बल लगा पा रहा है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक जितना बल लगाकर नियंत्रित कर पा रहा है, वही उसको क्या कहते हैं बेटा? जेफेक्टिव। कह सकते हो। तो यहाँ अगर लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? बाह्यतम कोश
के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक जितना बल लगा पा रहा है, जितना बल लगा पा रहा है उसे क्या कहेंगे बेटा? जेफ कहेंगे। क्या कहेंगे? जेफ कहते हैं। बोलो बच्चे, बात सही है? जेफ कहते हैं। तो बेटा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक जितना बल लगा पा रहा है, मतलब उसे लगाकर नियंत्रित कर पा रहा है, उसी को क्या कहते हैं बच्चे? जेफ। अब दूसरी बात है बच्चे, अगर दूसरी बात कहेंगे, जैसे बेटा अगर यह इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे प्यारे, तो यह इलेक्ट्रॉन प्यारे यहाँ भी है और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है कि नहीं है? इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तब बताओ बच्चे, जब यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो यह इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेगा? अंदर। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेगा? अंदर। तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है? ये भी ऋण आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है कि नहीं है? यह भी ऋण आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है। तो ऐसे कंडीशनों में यह इलेक्ट्रॉन इसे क्या करेगा? दूर ढकेलेगा। ये जब अंदर देखो, जेफ क्या करेगा? इसे खींचेगा। जेफ इसे क्या करेगा? खींचेगा। तो इसे जो यहाँ पे एक बल काम करेगा जो इसे अंदर आने से रोकेगा। भाई अगर ये बच्चे नाभिक है हमारे पास है, तो ये इसका क्या है बेटा? आवेश है। तो इस आवेश को यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? खींच रहा है अंदर की तरफ। तो जब यह इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन इसे आने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ही क्या है? ऋण आवेश है। और जब दो के दोनों ही ऋण आवेश होते हैं, तो ऐसे कंडीशनों में उनके अंदर कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल काम करता है। और जब उनके अंदर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से क्या करेगा प्यारे? रोकेगा। तो जो यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, जो इसे ढकेल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? तो उसी बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, उसे बोलते हैं परिरक्षण। अच्छा, इसको ऐसे लिखा रहेगा, ए भाई सही से लिख जा। परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं, या उसी बोलते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अब शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा प्यारे? तो शील्डिंग इफेक्ट ये करेगा कि यह इलेक्ट्रॉनों को अंदर आने से क्या करेगा? रोकेगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे बेटा, तो यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अंदर आने से क्या करेगा? रोकेगा ना। क्यों? तो यही नहीं करेगा, क्योंकि जब बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो उसे जाने से जो रोकेगा, उसी को क्या कहेंगे बेटा? परिरक्षण प्रभाव। तो कह सकते हो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से क्या करता है बेटा? रोकता है। क्या करता है प्यारे? रोकता है। तो बोलो इतनी बात तो क्लियर होगी नहीं हो गई? यह इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से क्या कर रहा है बेटा? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अब मेरी बात ध्यान से बेटा, इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। तो एक चीज मुझे एक बताओ, अगर शील्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। जहां पर वहीं रोक देगा। तो अगर वहीं रोक देगा तो बताओ इससे उसके आकार में कमी आएगी कि वृद्धि होगी? अगर शील्डिंग इफेक्ट वहीं रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जब ये जेफेक्टिव खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब जेफेक्टिव खींच रहा है तो उसे जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। अगर रोक रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके पास बल ज्यादा है, और जब बल ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो जो आकार होगा सिकुड़ेगा ही नहीं। है कि नहीं है? तो मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हो सर कि जो जेफेक्टिव है वो शील्डिंग इफेक्ट के क्या होता है? विक्रमानुपाती होता है। अगर जेफेक्टिव ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। क्यों? अगर जेफेक्टिव ज्यादा है तो बारीक कक्षों के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। क्योंकि बाह्यतम कोशों पे जितना बल लगा सकता है वही तुम्हारा जेफेक्टिव कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। और नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को जब खींच लेगा तो आकार कैसा हो जाएगा बेटा? सिकुड़ जाएगा। आकार कैसा हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा।
अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करेगा उसे कहेगा ना मत जा, चल अंदर, उधर बाहर, तो क्या होगा, इसके पास पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब पावर ज्यादा हो गया, इससे आने से क्या किया, रोक लिया। बोलो बात समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब ये होगा बेटा। दूसरी बात, अगर एक चीज बताइए बेटा, तो यहाँ से एक कंसेप्ट हम लोग निकाल पा रहे हैं कि सर हम ये कह सकते हैं कि जो जेफेक्टिव है, क्या बेटा, जो हमारे पास जेफेक्टिव है, जेफेक्टिव जेफ है, वह विकर्मानुपाती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। इस बात को जितना बेहतर समझेंगे, आगे के कंसेप्ट को पढ़ने बहुत ही मक्खन लगेगा, हैशटैग मक्खन लगेगा। नहीं आप कहेंगे सर क्या हो गया, क्या चला गया, तो इसका मतलब यही है ना। अगर बेटा यही इसका मतलब यही है, अगर जेब का मान बढ़ा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एस ना, तो शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। अगर जेब का मान अगर कम कर रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या होगा बेटा, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ेगा। इस कंसेप्ट का मतलब यही है। बोलो इतनी बात तो समझ पाए, किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा अगली बात अगर कहूँ, तो एक बात और यहाँ जरा समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ, ये तभी आपने समझा कि नाभिकीय आवेश पे, नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, ये नाभिकीय आवेश डिपेंड किसके ऊपर करेगा, प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर। अगर प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जेफेक्टिव उतना, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहने वाला है, नाभिक के अंदर। प्रोटॉन अगर पूछूं कहाँ रहने वाला है बेटा, तो नाभिक के अंदर। प्रोटॉन कहाँ रहने वाला है, नाभिक के अंदर। और नाभिक प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जेब का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा दिख रहेगा, है कि नहीं है। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो मतलब आकारों को सिकोड़ने से क्या करेगा, रोकेगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो मतलब अंदर जेब का मान बढ़ रहा है, और जेब का मान बढ़ रहा है तो बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन को मजबूती से क्या करेगा, खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो आकार क्या हो जाएगा बेटा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा या कम हो जाएगा। बोलो बात इतनी समझे नहीं समझे। अब इतनी बात समझे बेटा, तो एक चीज और बताओ बेटा, अगर मैं आपको कोष की संख्या, अगर दूसरी बात बताओ बेटा, तो एक दो हमने दो कंसेप्ट समझा। कंसेप्ट नंबर 1 ये था और कंसेप्ट नंबर बेटा 2 ये था, है कि नहीं है। अब दूसरी बात बच्चे एक बात और करेंगे, कोष की संख्या। किसकी बात करेंगे, कोष की संख्या। अगर बेटा कोष की संख्या की बात करेंगे तो बताओ, कोष की संख्या, अगर बेटा कोष की संख्या बढ़ेगा तो तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कोष की संख्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्बिटल की संख्या, जैसे भैया पहले ऑर्बिट कितना था, 1 था, अब ये 2 हो गया, यह 3 हो गया, तो बताओ ये 4 हो गया, तो इससे आकार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो मतलब त्रिज्या बढ़ रही है। अब अगर बताओ बेटा किसी की त्रिज्या बढ़ जाएगी, अब किसी की त्रिज्या, जैसे अगर कोष की संख्या बढ़ने का अपेक्षा मतलब क्या है बेटा, कोष की संख्या बढ़ने मतलब क्या है, त्रिज्या का बढ़ना। अभी त्रिज्या इतना था, अब त्रिज्या पहले इतना था, अब त्रिज्या इतना हो गया, अब त्रिज्या इतना हो गया, अब त्रिज्या इतना पहुंच गया। तो बताओ जब दूरी बढ़ेगी, जब दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उन पे लगने वाला फोर्स कम होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, जेब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर साइज बढ़ रहा है तब भी जेब का मान कम होगा। बोलो हाँ कि ना, मैं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब कोष की संख्या बेटा बढ़ेगा तो मतलब आकार बढ़ेगा। अब आकार बढ़ेगा तो आकार बढ़ने से जो इसके प्लस के अंदर धनावेशित कण है उसे खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। जैसे ऐसे समझिए, कोई मैग्नेट यहाँ पर कोई चुंबक है, तो यह चुंबक इसको बड़ी आसानी से खींच ले रहा है, पर ये चुंबक यही रहे। अब ये यहाँ कर दो, बल तो लगाएगा, बल तो लगाएगा, पर खींच नहीं पाएगा, क्यों, इसके अंदर उतना फोर्स नहीं रह गया है। तो वही बात है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बहुत तेजी से खींचे हुआ है, इलेक्ट्रॉन बहुत यहाँ पर है तो बहुत तेज खींचे हुआ है, पर इलेक्ट्रॉन अब बढ़ के यहाँ पहुंच गया और अभी ये यहीं पर है। भले से इसकी संख्या उतनी ही है, भले से इसकी संख्या बढ़ रही है, पर क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। तो दूरी बढ़ने से भी जेब का मान क्या होता है बेटा, क्या होता है, कम होता है। तो अर्थात यहीं पर अगर हम लोग पॉइंट जोड़ना चाहें, इसको जोड़ सकते हैं। ये बेटा क्या है, जेफेक्ट है। अब इसी के समान अनुपाती हम लिखा सकते हैं किसका, साइज। भाई रेडियस का मतलब ही क्या होता है,
साइज होता है। अब अगर आकार बढ़ता है तब भी क्या होगा, जेब का मान कम होगा। और आकार बढ़ेगा तो शेल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि शेल्डिंग इफेक्ट और साइज क्या है, समानुपाती है। बताइए क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? ये जो कंसेप्ट अभी तक आपके स्लाइड पे अभी प्रदर्शित हो रहा है, क्या इन सभी चीजों को आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? इसमें किसी कोई समस्या है? नहीं है? चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़े आगे। हाँ, अब आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बिना जाने हैं क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ी सी मूर्खता होगी, है ना। तो आइए बच्चे समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करते हैं उसके सोल्यूशन के साथ, मजा आ जाएगा आज आपको जान के। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बनेगा। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, आपसे कहेगा कि भैया अगर बताओ उदासीन परमाणु और केटायन परमाणु में किसका आकार बड़ा होगा, है ना। पहला क्वेश्चन बेटा, अगर कोई क्या है बच्चे, उदासीन परमाणु से धनायन परमाणु में आकार का तुलना किसका करेंगे बच्चे, आकार का तुलना। हम ये देख रहे हैं बेटा, अगर आपसे कहूं तो एक परमाणु कैसा बच्चे, ये क्या है, उदासीन परमाणु है। कैसा बेटा है, उदासीन परमाणु है। अब एक ऐसा परमाणु है बेटा, कैसा है, धनायन है। तो अगर परमाणु उदासीन और धनायन मतलब समझते हैं ना, कब होगा, जब कोई अपने ऑर्बिट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, धनायन। क्या आएगा बेटा, धनायन। और जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, ऋणायन। तो अगर हम देखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तब उसके आकार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जब देखें कि कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तब उसके आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। जैसे पहले, सबसे पहले हम यही समझते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है क्या बेटा, आकार को लेकर। जैसे बच्चे कि हमारे पास एक तत्व है, हम ले लेते हैं बहुत प्यारा सा तत्व ले लेते हैं बेटा, सोडियम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं बेटा, सोडियम को लेते हैं। तो यह सोडियम है बेटा, ये कितना है, इसके पास 11 है। कितना है, 11 है। अब 11 है बेटा, तो ये ध्यान देना एक किस रूप में है बेटा, तो आप कहते हैं सर ये उदासीन परमाणु है। कैसा है, ये बच्चे ध्यान देना है, उदासीन ये परमाणु है। कैसा परमाणु है प्यारे, उदासीन परमाणु है। और हमने एक ले रहे हैं बेटा, धनायन परमाणु। क्या ले रहे हैं बच्चे, धनायन परमाणु। अब धनायन परमाणु बेटा इसी का लेना है। अब धनायन परमाणु होता है अर्थात इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए हैं, त्याग कर दिए हैं। जब त्याग कर दिए हैं तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर बेटा क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब इसका मतलब जब ये प्लस का चार्ज आ गया, और जब प्लस का चार्ज आ गया तो कंडीशन 2 अब यहाँ बदल गई। क्या बदल गई बेटा, कि देखो अब यहाँ पे जब उदासीन है तो उदासीन के दौरान अगर हम लोग ध्यान से तुलना करें बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब भी कितना है प्यारे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। अब प्रोटॉनों की संख्या अगर बात करेंगे तो भी कितना है प्यारे, 11 है। बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऋण आवेशित है। अब ये क्या बेटा है, पॉजिटिव है। बोलो हाँ कि ना। जब ये उदासीन है तो इसमें ये 11 प्रोटॉन और 11 क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब धनायन हुए तो उस केस में क्या हुआ, तो धनायन होने में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अब भी कितना है बच्चे, वो ध्यान देना कितना हो गई, 10 हो गई। कितना हो गया प्यारे, 10 हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, अब भी कितना है बच्चे, 11 है। प्रोटॉन संख्या अब भी कितना है बच्चे, 11 है। तो ये धनायन है और ये बच्चे क्या है, ऋणायन है। अब बताओ इसमें क्या है, अभी है। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, अब ध्यान समझिए, जो कंसेप्ट पढ़े उसी पे आपको दिमाग लगाना है। जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी पे आपको दिमाग लगाना है। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया बेटा। अब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी ऑर्बिट बनाते हैं, एक ऑर्बिट, ये तो नाभिक हो गया, एक ऑर्बिट, और यहाँ क्या होगा बच्चे, 2 ऑर्बिट।
अब प्यारे मेरी बात ध्यान समझाइए, आप लोग बताइए, अगर बच्चे मैं ध्यान से समझो, अगर इनके इलेक्ट्रॉनों को भरना चाहूँ तो ये तो बच्चे इसका क्या है, नाभिक है, ये नाभिक है, ये पूरा पूरा क्या बच्चे, नाभिक है। इस नाभिक के अंदर आप जानते हो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इतना आपको पता है। तो बच्चे इसके बाहतम कोष में पहले कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे, यही तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। उसके बाद अगर आप यहाँ से ध्यान समझेंगे, इसमें कितना होगा बच्चे, 8 होगा, 8 होगा, 8 हो गया बेटा। अब इसके बाहतम कोष में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 है, बात यही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके क्या किया है, खींचा हुआ है कि नहीं है। पर अब यहाँ क्या हुआ बच्चे कि अब इसके पास ये हुआ, ये इतना ही है बेटा, ये यहाँ पर है, ये प्यारे 8 है, कितना है प्यारे, 8 है बेटा। जब 8 है, अब बताइए, अब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींचा हुआ है। तो हमने आपको समझाया है, अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितना है, 11 है, और जितना ज्यादा प्रोटॉनों की संख्या होगी, जेफेक्टिव का मान क्या होगा, अधिक होगा, नाभिकीय आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ, जब नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो इस बाहरी कक्षाओं को बड़ी मजबूती से अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, और जब इनको खींचेगा तो इनका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अर्थात आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम क्या समझ पा रहे बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, अगर वो धनायन आवेश बन रहा है, तो ऐसे केसों में क्या होगा, आकार कैसा होगा बेटा, छोटा होगा, किसके अपेक्षा, उदासीन के। क्यों क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा जेफ का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। बोलो समझ पाए नहीं समझ पाए। अब बेटा इसी तरीके से कोई भी परमाणु अगर आ जाए जो धनायन आवेश के रूप में होगा तो क्या कर ले जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि बेटा मैं आपको दे दिया दूसरा क्वेश्चन, क्या दे दिया बेटा, दूसरा क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे मैं आपसे कहा प्यारे, आप बताओ बच्चे कि हमने लिखा है Mg लिखा है एवं Mg2+ लिखा बेटा, 2+ लिखा है, इन दोनों में से किसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार बड़ा होगा बेटा, उदासीन का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी नाभिकीय आवेश और जो परिरक्षण प्रभाव है दोनों क्या है, लगभग बराबर है। पर यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, तो इससे क्या हुआ, नाभिकीय आवेश क्या हो गया, बढ़ गया, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो आकार इसका क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया। तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे प्यारे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मैं कहूँ आकार के आधार पर बताइए बेटा, किसके आधार बताइए, साइज के आधार पे। तो साइज के आधार पर अगर आपसे पूछूंगा तो आप यही बताओगे कि सर जी जो Mg है उसका आकार बड़ा होता है किससे, Mg2+ से, बोलो हाँ कि ना। पर बेटा अगर मैं कहूँ जेफ बताओ, जेफ का मान किसमें ज्यादा होगा, जेफ का मान किसमें ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है बेटा। तो आप कह सकते हो सर Mg2+ में जेफ का मान ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा बेटा, Mg के। बोलो अब तो बात समझ पाए होगे, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है यहाँ से इसी बच्चे को। तब आराम से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं ना। अगर धनायन होगा तो आकार कैसा होगा बेटा, छोटा। तो कह सकते हो, तो यहाँ बेटा अगर लिखना चाहो तो आप RS पॉइंट में लिख सकते हो। क्या लिखोगे प्यारे, लिखोगे कि उदासीन परमाणु के अपेक्षा धनायन परमाणु का आकार छोटा होता है। कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, क्योंकि जेफ का मान बढ़ जाता है। जेफ का मान क्या होगा प्यारे, बढ़ जाएगा। तो बोलो यह पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो बच्चे हमने अभी समझा, अगर उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु से धनायन परमाणु के आकार की तुलना करेंगे तो आप भी समझ पाए हैं कि कोई भी उदासीन परमाणु होगा उसके अपेक्षा धनायन परमाणु का आकार कैसा होगा बेटा, धनायन परमाणु का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। पर वही जेफ का मामला देखेंगे
पर नाभिकीय आवेश की बात करेंगे तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर धनायन वाले में जेब का मान ज्यादा होगा और उदासीन वाले में जेब का मान क्या होगा बच्चे, कम होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हाँ इसमें एक क्वेश्चन है तो जो है जब हम माइनस मतलब टेन जो है डिफरेंट टेन लिखना नेगेटिव लिखना पॉजिटिव में चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो भैया हमेशा निगेटिव चार्ज में ही होता है ना। चलिए कोई भी दस जोड़ उसका आकार कैसा मतलब बढ़ेगा, उसका उदासीन अगर मतलब जब, हाँ ध्यान देना, तुलना उसी तत्व से किया होगा तब। जैसे हमने सोडियम लिया तो सोडियम ही तो लिया है ना, सोडियम का ही क्या ले, उदासीन परमाणु ले, और सोडियम का ही कैसा ले बेटा, धनायन परमाणु ले। तो अगर धनायन परमाणु लेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ आ गया। चलिए अगर ये केस समझ आ गया बेटा, तब इसी का उल्टा केस भी देख लेते हैं। अगर उदासीन परमाणु से अगर हम लोग ऋणायन परमाणु ले तब क्या आकार में तुलना होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि केस इसी का जस्ट उल्टा होने वाला है। अब आपको बहुत ज्यादा परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, आपने इस बात को समझ लिया है। तो इसी का जो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, इसी का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, जस्ट क्या होगा बच्चे, आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर आकार क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, वहाँ आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ शेल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, शेल्डिंग इफेक्ट का। तो आइए बच्चे उस बात को भी हम लोग समझते हैं। आइए उस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा उस क्वेश्चन को चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं, नहीं लिख पाए थे क्या, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं प्यारे कि उदासीन परमाणु से ऋणायन परमाणु के आकार की तुलना। अब ये चीजें बेटा आप लोगों ने कक्षा 9 10 में नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल यहाँ से पॉइंट जो भी बनेंगे वो कैसे रहेंगे बच्चे, नया रहेंगे ना। अब ये नया इसलिए है, पर हाँ पढ़ने में उससे ज्यादा मजा ये आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग हम लोग का बढ़ रहा है, लग रहा है, कुछ अपने से निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं है। और जब अपने से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पढ़ने में क्या होगा बच्चे, मजा आएगा। देखो पढ़ने का सीधी सीधी बात है, जान लीजिए पढ़ने का दो ही कंसेप्ट होता है, मालूम है क्या। या तो देखो पढ़ाई कर लो तो मजा नहीं आएगा, मतलब हंसी मजाक नहीं होगा। अब हंसी मजाक कर लोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, है ही नहीं है। देखो पढ़ाई में भी मस्ती ढूंढो, और जब जिसको पढ़ने में मजा आने लगेगा, अपने पढ़ाई में नए नए तर्क ढूंढने लगेगा, तो ये मान के चलिएगा तो वो बहुत जल्द ही कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी ही कामयाबी को हासिल करेगा। अब आजकल लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ाई करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें बस किसी तरीके से इंटर पास होना है, इंटर पास होना है। जैसे आज की ही प्रवृत्ति आप देख लीजिए, 11th की संख्या में 12th की संख्या में जमीन आसमान के अंतर होती है। 11th में लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि 11th हम पास भी हो जाएंगे, है ही नहीं है। 11th के लोग वीडियो इसलिए नहीं देखते हैं कि हम क्या हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे, तो क्या जरूरत है। पर वही आप कंपटीशन के जब दौर में गुजरेंगे, जैसे IIT जैसे एग्जाम को, नीट जैसे एग्जाम को, जेई जैसे एग्जाम को, एडवांस जेई सभी एग्जामों को आप देने का प्रयास करेंगे ना, तो आप देखेंगे ना, तो आपके सिलेबस में 11th के वेटेज, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, अगर इन सभी सेक्शनों में जाते हैं या मैथ लेते हैं, तो देखेंगे 11th से क्वेश्चन के वेटेज ज़्यादा होते हैं 12th के अपेक्षाकृत। और 11th के बच्चे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि 12th तो करके भी 12th में ईमानदारी से पढ़ाई भी किए रहते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड का एग्जाम देना होता है कि नहीं है। उनको बोर्ड का एग्जाम देना है तो पढ़ाई तो बढ़िया से करे रहते हैं, पर वो 11th का तो शुरू से भी नहीं पढ़े थे, और 11th का क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण वो विफल होने का एक कारण उनका बेटा ये भी बनता है। अगर आपने 11th 12th ईमानदारी से पढ़ लिया, तो आप कोई भी एग्जाम देने चाहते हैं तो ये बेटा आपका बेस है, ये आपका मेन पावदान है। अब इस पर अगर आपने काम कर लिया तो आपको मान के चलिए कि कभी भी कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब जब भी इसके आगे तैयारी करेंगे तो आपको एकदम क्या लगेगा, बढ़िया लगेगा, स्मूथ तरीके से आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको बढ़िया समझ में आता चलेगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, तो क्या जेईई एडवांस में परमाणु आकार की बात आएगी तो क्या दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा, नहीं ना होगा जी, कंसेप्ट तो यही रहेगा। और जब यही रहने वाला है तो इसको अगर वही बेहतर तरीके से पढ़ ले रहे हैं तो उस समय क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। तो अन्य बच्चों की अपेक्षा हमारी तैयारी पहले से बेहतर रहेगी, तो सिलेक्शन के ज्यादा हम लोग करीब रहेंगे, है नहीं है।
आइए बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई परमाणु बच्चे अब कैसा हो, परमाणु उदासीन से कैसा हो जाए बेटा, क्या हो जाए, क्या हो बेटा, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करे, ग्रहण करे। जैसे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं, वास्तव में अगर मैं ले लेता हूं क्लोरीन, कितना लेता हूं बच्चे, क्लोरीन। अब क्लोरीन का कंडीशन अभी तो चेंज हो जाएगा, मैं इधर ही लेता हूँ, चलो कोई नहीं, चलो मैं इधर लेता हूँ, बस मुझे दिखाना है आवेश को, दिखाना है तो हम दिखाने के रूप में किसी को भी दिखा सकते हैं। जैसे बच्चे हमने क्या किया, Mg को लिया, किसको लिया, Mg को लिया, तो Mg कितना होता है बेटा, 12 होता है, और आप जानते हैं 12 होता है। अब बच्चे इसने क्या किया, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अगर प्यारे इसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो हमने ये कहा सर जी यह Mg है, अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, ऋणायन आ गया। वास्तव में ऐसा होता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, पर मुझे बस दिखाना है कि ऋणायन परमाणु दिखाना है, धनायन। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, उसे हम लोग क्या कह दिए बच्चे, तो ये हमारे पास है, ये कैसा बच्चे है, उदासीन परमाणु है। और ये हमसे अगर आपसे मैं बात करूंगा, ये हम अगर आपसे बात करेंगे तो ये कैसा बच्चे है, ये बच्चे हमारे पास है ऋणायन परमाणु। क्या है बच्चे, ऋणायन परमाणु। अब यह ऋणायन परमाणु है। तो बच्चे अगर आप ध्यान समझो तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, अगर प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो कितना है प्यारे, 12 है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो कितना है बेटा, ये भी कितना है, 12 है। पर अगर जब ऋणायन आवेश को होगा, ऋणायन परमाणु होगा, तो वहां पर अगर आप प्रोटॉनों की संख्या देखने की कोशिश करेंगे कितना होगा बेटा, 12। पर बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। क्यों, क्योंकि ये इसने अगर किसी ऊपर माइनस चार्ज कब आएगा, जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, ग्रहण कर लेगा। अब जरा बताइए, अब पहले 12 प्रोटॉन मिलकर 12 इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित करते थे, अब बताइए बेटा 12 प्रोटॉन मिलकर किसको नियंत्रित करेंगे, 13 इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसे कंडीशनों में जो शील्डिंग इफेक्ट का मान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। और जो शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, आकार भी हमारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा, फैलेगा। बोलो बात समझे नहीं समझे। तो अगर बच्चे यहाँ से बात करेंगे इन दोनों की तुलनात्मक क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर ऐसे में अगर मैं इस तुलना करूँ किसका बेटा, Mg, और अगर साइज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, अगर देखा जाए Mg एवं Mg माइनस में अगर तुलना करते हैं तो यहाँ 2 आंसर निकलेगा बेटा। एक तो साइज की बात करेंगे बेटा, तो साइज में क्या देखेंगे, साइज में क्योंकि यहाँ शील्डिंग इफेक्ट का मान क्या बेटा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा होने के कारण साइज में देखेंगे तो Mg माइनस का आकार बड़ा होगा किसके अपेक्षा बेटा, Mg के। वहीं अगर दूसरी बात करेंगे किसकी बात, अगर यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे बेटा, तो शील्डिंग इफेक्ट में कंडीशन क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा बेटा, Mg माइनस का। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट कंडीशन में देखेंगे तो Mg भी क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके अपेक्षा होगा, Mg के। पर वहीं पर अगर आप जेब का भी मान करेंगे तो जेब का भी कंडीशन क्या होगा, पलट जाएगा ना। तो बच्चे याद करना, अगर शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया बेटा, ज्यादा, तो यहाँ आप लिख सकते हो ना कि जायज सी बात है, इसमें क्या होगा बच्चे, अगर इसको RS पॉइंट में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप लोग, आप यहाँ बच्चे क्या लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे कि जब कोई भी ऋणायन परमाणु होता है तो ऋणायन परमाणु में क्या होता है, शील्डिंग परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण इनका आकार क्या हो जाता है बच्चे, बड़ा हो जाता है, किसके अपेक्षा, उदासीन परमाणु की अपेक्षा ना। लिख सकते हैं बेटा, उदासीन परमाणु के अपेक्षा ऋणायन परमाणु का आकार बड़ा होता है क्योंकि परीक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। क्या समझा बच्चे आपने, परीक्षण प्रभाव इससे क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है।
तो बोलो बच्चे, बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी, किसी प्रकार का दूध दलिदर आपके ऊपर तो नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है। मतलब जब दूध दलिदर नहीं चाहेगा मतलब आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाई बेहतर हो जाएगा बेटा, ना? चलिए आइए आगे चलें। अगर इस बात को समझ गए बेटा, तो आइए अब थोड़ा सा इसका प्रयोग हम लोग किस पे करते हैं, आवर्त सारणी के ऊपर, कि देखेंगे कि आवर्त सारणी पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा। आवर्त सारणी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना? आइए एक कंसेप्ट को और समझते हैं बेटा। अब ये समझने में ज़्यादा मजा आपको आएगा। क्यों मजा आएगा, देखते हैं। हाँ, कहाँ जेफेक्टुली? सेल्डिंग इफेक्ट है यार, उस ध्यान से क्लास को देखा करो, पहले क्या लिखा हो क्या नहीं लिखा हो। अब इन छोटी छोटी बातों पे अभी आप परेशान हो जाएंगे तो बाकी चीजें कैसे होंगी? तो ध्यान से पढ़िए, क्लास में दिमाग रखिए, कहीं अंतर है। चलिए आइए बेटा, अब थोड़ी सी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं आवर्त सारणी से इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा। अच्छा, आप लोग को इतनी बात तो अच्छे से पता है ना बेटा, कि अगर जो ये होता है इस तरीके से, देखो यार हमारे पास पीपीटी का अभाव रहता है, राइट? हाँ, तो पीपीटी होता नहीं तो जो मैं करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। आज भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैं भी, मुझे लगता है कि मैं नॉन टेक्निकल आदमी हो गया हूँ। ऐसा लगता है बस जो कुछ है यहाँ, जो है यहाँ उतार दो। अगर इसी बनाना था तो हमारा समय भी बचता। अब आप लोग को भी मजा आता, सब कुछ था, हमको भी लाइन लगाने में मजा आता, कम मेहनत करना पड़ता, अच्छे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता बेटा। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, तो यह बच्चे हमारे पास क्या है, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा तो क्या हो रही है, आवर्तों की संख्या बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो ऐसे बेटा, अगर देखेंगे तो जो लाइन ऐसे खींची है उसे क्या कहेंगे बच्चे, आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आवर्त कहेंगे। बात यही नहीं करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चे, अगर आपसे मैं कहूँ तो आप समझिए बच्चे, अब यहाँ देखेंगे तो दो कंसेप्ट आप ध्यान समझिए बेटा। अब जैसे ये है तो इस प्रकार की संख्या जो होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आवर्त बोलते हैं। तो आप समझिए मेरी बात को, अगर जैसे मैं कहूँ, अगर यहाँ पे तत्वों को भरने का प्रयास करेंगे तो आपको पता है ना, यहाँ क्या होगा, हे ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। बोलो हाँ कि ना? अब यही पढ़े बेटा, हेलिना के रबड़ी से क्या निकला बेटा, फ्रूट निकला। जब हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला तो बच्चे यहाँ पे दो चीजें होंगी। जब आवर्त सारणी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टॉप। क्या बोलेंगे बेटा, टॉप। अब इसे क्या बोलेंगे बच्चे, बॉटम। क्या बोलेंगे बच्चे, बॉटम। बॉटम मतलब जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे आएंगे तब इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा आवर्त सारणी में। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बेटा, अब ये वाला कंडीशन वाला क्या बेटा, लेफ्ट है और इधर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, राइट। तो ये बच्चे अगर मान ले यहाँ पे अगर तत्वों को रखनी चाहे तो आपको याद बता देना, बकोनफ। बकोनफ। तो बेटा अगर बकोनफ की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, बकोनफ है। गलती लगे, बकोनफ क्या होता है बच्चे, गलती हो गया क्या, ये गलती हो गया ना, बक ऐसे होगा बेटा, बकोनफ। और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे नियान आ जाएगा, यही तो होगा बच्चे। अब बेटा अगर इसे भाई कहूँ तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट है और इधर बच्चे हमारे पास क्या है, राइट है। तो आवर्त सारणी में दो क्वेश्चन बनते हैं कि जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाएंगे तब आकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, जब टॉप टू बॉटम आते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है आवर्त सारणी के आकारों के ऊपर, तत्वों के आकार के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा। तो जरा मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो बच्चे आप सभी को इतना तो जानकारी है ना, इसका कहना बच्चे 1 होता है, ये कहना होता है 3 होता है, ये कहना होता है बच्चे 11 होता है, ये कहना होता है 19 होता है, ये कहना होता है बेटा 37, ये कहना होता है 55, अब ये कहना होता है बेटा 87। बोलो हाँ कि ना। अब एक चीज बताओ बेटा, कि जब पहले अगर हम लोग पहला इसमें हाइड्रोजन के अगर ऑर्बिट को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं कहाँ रहा हूँ, जब हम लोग लिख रहे हैं
टॉप टू बॉटम, जब ऊपर से वर्ग में ऊपर जाने पर कोषों की संख्या के ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना था, अब यहाँ कितना करना है? 3। तो पहले कक्षा में कितना होगा? 2, और फिर कितना होगा? 1। फिर इसमें जाएंगे तो फिर कितने ऑर्बिट हो जाएंगे? 3। फिर ऐसे आगे बढ़ोगे तो ऑर्बिट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब यही बेटा कि वर्ग में ये बेटा क्या हमारा वर्ग है, ये बच्चे हमारे पास क्या है बेटा? ये सभी के सभी क्या है बेटा? ये सभी क्या बच्चे? वर्ग है। तो आप कह सकते हो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अच्छा बेटा ऊपर से नीचे आ रहे हो तब हो क्या रहा है? जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इससे बेटा क्या हो रही है? कोषों की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है? जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इस कंडीशन में क्या हो रही है बेटा? क्या हो रहा है आपके पास? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है प्यारे, इसका मतलब यही ना, यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मतलब क्या होगा बच्चे? कोष की संख्या क्या होगी बच्चे? कोष की संख्या देखेंगे तो कोष की संख्या क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा। अब बच्चे बताओ जब कोष की संख्या बढ़ेगी, अभी बेटा जैसे मान लीजिए एक कोष, ये एक कोष था तो इसकी रेडियस इतना ही थी। अब बेटा जी यहाँ पर एक कोष के अपेक्षा कितना कोष हो गया? 2 कोष हो गया। तो आकार क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया? तो रेडियस कर देंगे सर जी, यहाँ रेडियस ये हो गया, यहाँ रेडियस ये हो गया। तो ऐसे ही और आगे नीचे जाओगे तो हमारे पास जो कोषों की संख्या होगी अगर बढ़ेगी तो आकार भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इसका मतलब है जब कोष की संख्या बेटा क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोष की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसके साथ मतलब क्या हो रहा है बेटा? कोष की संख्या बढ़ रही है तो आकारों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। कोष की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा? आकारों की संख्या बढ़ेगी। क्यों कोष की संख्या बढ़ रही है? जब कोष की संख्या बढ़ी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो कोष की संख्या क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। और जब कोष की संख्या बढ़ रही है तो मतलब कोष की संख्या बढ़ी तो मतलब दूरी ज्यादा हो रही नाभिक से, तो मतलब परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा बच्चे? आपसे एक बात और पता चल गया, परिरक्षण प्रभाव क्या होगा बच्चे? परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए बेटा तो अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो पहली बात क्या होगा? कोष की संख्या बढ़ेगी। कोष की संख्या बढ़ेगी तो परीक्षण प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। और बताओ जब बेटा परीक्षण प्रभाव बढ़ता है तो मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अंदर आने से क्या करेगा? रोक देगा। और जब इलेक्ट्रॉनों को आने से रोक देगा तो ऐसे कंडीशनों में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशनों में आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? आकार बड़ा होगा। तो क्या आप यह रिजल्ट निकालने में सक्षम हैं? तो अगर कोई पूछे आवर्त सारणी में ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताएंगे टॉप टू बॉटम जब आते हैं सर जी वर्ग से ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे कंडीशनों में कोषों की संख्या क्या होगी बच्चे? बढ़ेगी। कोषों की संख्या बढ़ेगी, परीक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा और आकार भी क्या होगा बच्चे? बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? आकार यहाँ क्या हो रहा है? बच रहा है। और जब बेटा आकार बढ़ रहा है तो बताओ, आप ही बताओ, दिमाग लगाओ, जब अगर परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा तो बताओ जेब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जेब क्या है? इस पर क्या होगा बेटा? तो आपने एक रिजल्ट और निकाल लिया यहीं पर कि जेब का मान क्या होगा बच्चे? जेब का मान क्या होगा बच्चे? कम होगा। बोलो समझे नहीं समझे भैया? समझे? आप समझ गए ना? तो जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब आइए एक दूसरा पॉइंट भी हमारे सामने है, अगर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होगा? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा? अब जरा समझिए बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे आकार के ऊपर? जरा आप समझिए बेटा। अब ये बोरान है, इस बोरान को अगर बेहतर तरीके से समझिए बेटा तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 5। ये कितना होता है बेटा? 6, ये 7, 8, 9। बोलो यही नहीं? अब ये बच्चे कितना होता है? 10 होता है। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? अब बेटा बताओ, अगर बोरान है तो इसके अष्टक को बनाने की कोशिश करो जरा सा। पहला ऑर्बिट एंड दूसरा ऑर्बिट, बेटा बात यही है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। तो बेटा पहले वाले में कितना होगा? 2 होगा प्यारे। अब फिर इसके बाद 5 बचा है तो कितना जाएगा यहाँ पे? 3 जाएगा, यही ना? अब बेटा अगर कार्बन के लिए बना रहे हो प्यारे, कार्बन के लिए बना रहे हो तो बच्चे इसका क्या होगा बच्चे? तब भी 2 ही रहेगा।
और जब 2 ही रहेगा तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ कितना था बेटा, 2 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4 होगा। बोलो हाँ कि ना। अगर बेटा ऐसे ही और मैं आगे बढ़ाऊं, अगर बेटा किसका करूं, नाइट्रोजन का करूं, तो बेटा नाइट्रोजन का करूंगा तब भी बच्ची यहाँ क्या होगा, ये नाभिक होगा, आउटर मोस्ट सेल है। अब ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए बच्चे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, सॉरी, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब यहाँ कितना होगा बेटा, क्योंकि इसमें कितना 7 है, कितना बचा 5, तो यहाँ कितना हो रहा है बेटा, कुल कितना हो रहा है 5। बोलो हाँ कि ना। तो एक बात समझ में आ रहा है क्या सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अब बेटा जब कोष की संख्या ही नहीं बढ़ रही है तो मतलब परमाणु का आकार भी नहीं बढ़ रहा है, और जब परमाणु का आकार नहीं बढ़ रहा है तो नाभिक में आवेश तो प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ ही रही है, इलेक्ट्रॉन भले बढ़ रहा है। जैसे एक बात समझिएगा, आपको समझाता बेटा, तो आपको पहले यहाँ पे एक समझिए बेटा, पहले इनमें पॉइंट हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो जब आवर्त सारणी बेटा क्या करेंगे, जब आवर्त सारणी में कहाँ जाएंगे बेटा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बेटा जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे सामने, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो बाएं से दाएं जा तो रहे सर, तो इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर एक ही कोष में जा रहा है, तो अर्थात कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ भी बढ़ रहा था, तो यहाँ कोष की संख्या बढ़ जा रही थी, और कोष की संख्या बढ़ जाने के कारण आकार भी क्या हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। अब आकार का मान बढ़ गया तो जेब का मान क्या हो गया, कम, तो सिल्डिंग इफेक्ट का मान क्या हो गया, ज्यादा, है कि नहीं है। पर यहाँ कंडीशन क्या है कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है सर, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, आकार बड़ा नहीं हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जा रहा है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, एक ही कोष में जा रहा है। और जब बच्चे बताओ इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है बच्चे, कोष की संख्या कैसा बेटा, कोष की संख्या स्थिर है। जब बेटा कोष की संख्या स्थिर है, इसका मतलब यही ना हुआ कि मतलब कोष की संख्या स्थिर हो गया तो मतलब आकार बड़ा नहीं हो रहा है। और जब कोष की संख्या स्थिर रहेगा बेटा तो ऐसे कंडीशन में जो जेब का मान होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अधिक हो जाएगा। अब बताओ जब जेब का मान अधिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो आकार कैसा होगा बेटा, साइज कैसा हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। बोलो बात समझे क्या। और जब साइज अगर बेटा जेब का मान ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है शिल्डिंग इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अब हमने क्या देखा, जब कोष की संख्या स्थिर है तो जेब का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जेब का मान बढ़ रहा है तो साइज भी क्या हो रहा है बेटा, कम हो जा रहा है। और शिल्डिंग इफेक्ट का मान कम भी क्या हो जाएगा, कम। जरा इस बात को और बेहतर तरीके समझिए। जैसे मान लीजिए इस क्लास में कुल 4 लोग हैं, मान लीजिए आप लोग 5-6 लोग हैं, 6 लोग हैं, और 6 लोग हैं तो एक टीचर क्या कर रहा है, आपको पेपर हो रहा है, एक टीचर आपका निगरानी कर रहा है कि नहीं। तो हमने कहा कि इस कमरे में 2-4 लड़के और आ गए पेपर देने के लिए, और 2-4 लड़के जब आए यहाँ से पेपर देने के लिए तो लड़कों की संख्या कितना हो गई, 10। अभी टीचर की संख्या कितनी है, 1। तो हो सकता है कोई नकल मान ले। पर बच्चा जब 4 लड़के आ गए तो उसी साथ साथ एक टीचर भी बढ़ा दिया गया कि संख्या बढ़ी तो एक टीचर और डाल दो उसमें। तब क्या हुआ, एक टीचर इधर खड़ा हो गया, एक टीचर उधर खड़ा हो गया, तो क्या नकल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लो 2-4 स्टूडेंट और आ गए, तो 5 स्टूडेंट और आ गए, तो हमने एक टीचर उसी रूम में और बढ़ा दिया, तो एक टीचर वहां खड़ा हो गया, एक टीचर यहाँ खड़ा हो गया, एक टीचर वहां खड़ा हो गया, और आराम से आपके ऊपर निगरानी कर रहा है, कोई नकल तो नहीं मार रहा है। तो संख्या तो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनों की, पर उसके साथ साथ जो टीचरों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है, वो बढ़ रही है। पर कमरा का आकार कितना है, उतना ही है भाई। अगर जैसे मान लीजिए इसी बच्चे को अगर 2-3 कमरे में बैठाया जाता तो आई होप वो नकल कर सकते थे। हो सकता है टीचर लेफ्ट से राइट आ रहा हो या फिर कहीं जा रहा हो तो नकल कर सकता है। तो कमरा तो उतना ही छोटा है, कमरे की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, बस स्टूडेंट्स ऑफ नंबर एंड टीचर्स ऑफ नंबर। तो स्टूडेंट्सों की संख्या बढ़ रही है और टीचरों की संख्या बढ़ रही है, तो भले से स्टूडेंट की संख्या कितना भी हो जाए पर कमरा उतना ही छोटा है, तो टीचर की संख्या बढ़ेगा तो टीचर बहुत सही तरीके से निगरानी कर लेगा। तो आपको नहीं लग रहा है यही सेम टू सेम इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है कि बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ टीचर
जब स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही, जैसे यहाँ स्टूडेंट बढ़ गया तो यहाँ क्या हुआ, नाभिक में भी टीचरों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ गई तो नाभिक में टीचरों की संख्या क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो कमरा क्या है, उतना ही है। तो निगरानी करना क्या है, आसान है। तो क्या करेंगे, बारीक बातम कक्षे के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, खींच लेंगे, और जब खींच लेंगे तो आकार कैसा हो जाएगा बच्चे, सिकुड़ जाएगा। तो बोलो इस बात को भली बात आप समझ पाए नहीं समझ पाए, किसी कोई समस्या? तो मतलब आप इसका मतलब ये समझ पाए बेटा, अगर हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जाता है तो कोषों की संख्या स्थिर हो जाती है। ऐसे में जेब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब जेब का मान बढ़ जाएगा तो सिल्लिंग फैक्ट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आकार क्या हो जाएगा बेटा, छोटा। आकार कैसा हो जाएगा बच्चे, छोटा हो जाएगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अब बच्चे अगर इसको बेटा हमने आपसे कहा अगर इसको क्रम से लगाना होगा, अगर इनको आकार के आधार पर क्रम पे लगाइए, तो इनको आधार के आधार पर अगर क्रम पे लगाओगे बच्चे तो कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले सबसे बड़ा आकार किसका होगा, FR का होगा। अगर इसको बात करेंगे बेटा सबसे बड़ा आकार किसका होगा, अगर सबसे बड़ी आकार की बात करेंगे बच्चे तो आप बताइए सबसे बड़ा आकार किसका होगा? तो आप कह सकते हो सर सबसे पहले क्या होगा, FR का होगा, फिर किसका होगा बेटा, CS का होगा, फिर किसका होगा, RB का होगा, फिर किसका होगा, पोटेशियम का होगा, फिर किसका होगा, सोडियम का होगा, फिर किसका होगा बेटा, लिथियम का होगा, और फिर किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का। बोलो हाँ कि ना, यही बनेगा। तो जब क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो कंडीशन हमारे पास ये होगा। पर बच्ची अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, यहाँ पे बात करूँ मैं, तो बताओ सबसे बड़ा आकार किसका होगा? सबसे अगर देखा जाए तो आकार सबसे बड़ा इसमें किसका होगा, जो इधर होगा कि इधर होगा, ना ना, क्योंकि इधर का छोटा होगा कि इधर का छोटा होगा। नकल करना कहाँ आसान होगा, नकल करना यहाँ आसान होगा, नकल करना इधर आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी एक ही टीचर है, लड़के इतने हैं, यहाँ टीचर बढ़ा लड़के भी बढ़ गए, यहाँ टीचर बढ़ा लड़के भी बढ़ गए, कमरा उतना ही है। तो मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे तो आकार क्या होगा बच्चे, कम हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए लिखा ना साइज क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, और आकार घट जाएगा। पर बेटा ये ध्यान देना इसका इम्पैक्ट नियान पे नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा आकार किसका होगा बेटा, नियान पर। अब नियान पे इसका आकार क्यों बड़ा होगा, क्योंकि बेटा नियान का आकार सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यह बेटा नोबल गैस से क्या है, अक्रिय गैस है, क्योंकि इनका अष्टक क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट है। अब इनमें जब नापी गई तो वान डेर वाल त्रिज्या पाई गई, क्या पाई गई, वान डेर वाल त्रिज्या पाई गई। तो मैं थोड़ा सा अगर इनके आकार को लिखने की कोशिश करोगे बेटा, कैसे लिखोगे, तो सबसे बड़ा आकार किसकी होगी बेटा, अभी आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ। नियान का सबसे बड़ा आकार होगा बेटा, नियान का आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा बेटा, बोरान का होगा, बोरान के बाद फिर किसका होगा बच्चे, कार्बन का, कार्बन के बाद फिर किसका होगा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद फिर किसका होगा, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के बाद किसका होगा बेटा, फ्लोरीन का। ये बेटा किस आधार पर लगा हुआ है, साइज के आधार पर। किसके आधार पर लगा बेटा है, साइज के। ये भी बेटा रिजल्ट कैसा लगा हुआ है, साइज के आधार पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन तो आराम से डिफाइन कर पाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आपसे कहा जाए तो सर जी अभी आप तो ये बता रहे थे क्या कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में जाएगा तो भैया ऐसे में नियान का आकार बड़ा क्यों हो गया, इसका आकार तो और छोटा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा इसका अष्टक पहली बात तो पूरा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को न जाने देगा आने देगा। दूसरी बात यह अपने अंदर वान डेर वाल त्रिज्या बनाता है। अब मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, और जब वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी है तो मतलब उसका आकार भी क्या हो गया बेटा, सबसे बड़ा। तो ये बेटा दो अपवाद है, दो अपवादों को खत्म कर लेते हैं, फिर आपकी क्लास को करते हैं दैन, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस यूनिट को यहीं पर कर दिया जाए समाप्त। क्यों? क्योंकि कल जो पढ़ेंगे तो एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, क्या करेंगे, हाँ चलिए तो ऐसा करते हैं कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अपवादों को और कल इसके बारे में अभी और सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं क्या करेंगे, कल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।